So now we are starting with offenses and penalty. Okay, important sections में section number 122, 129 and 130. Okay, तीन important sections है. 122, 129, 130 and 138. Compounding of offense. 122, 129, 130 and 138. Okay, चार को लिख के रखो खाली हेडिंग इंपॉर्टेंट करके. अभी सेक्शन नंबर 122 में टैक्सेबल पर्सन अगर कोई ऑफेंस करता है, टैक्सेबल पर्सन, ओके, मतलब जो रजिस्टर्ड है या तो जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन. तो टैक्सेबल पर्सन जो भी कोई ऑफेंस करता है, ओके, स्पेसिफाइड ऑफेंस, उसका पेनल्टी दिया हुआ है. ओके, बहुत सारे ऑफेंस है, देयर आर 21 ऑफेंसेस. ओके, याद नहीं रखना है, खाली पढ़ना है. ओके, याद नहीं रखना है, खाली उसको रीडिंग करेंगे, बाहट नहीं करने का उसको. पर पेनल्टी का अमाउंट याद रखना पड़ेगा. पेनल्टी का अमाउंट कितना है? 10,000 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर. ओके, पेनल्टी का अमाउंट है मतलब हायर ही होएगा, बरोबर. हाँ, तो पेनल्टी का अमाउंट कितना है देखो, 10,000 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर. गवर्नमेंट पेनल्टी क्यों लगाता है? ताकि आप अगली बार वो चीज़ ना करो. ओके, या तो आपको देख के कोई दूसरा पर्सन तो सतर्क हो जाए कि हम लोग के ऊपर भी लग जाएगा पेनल्टी. ओके, तो हम लोग को ये सब काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, पेनल्टी लगाएंगे. तो पेनल्टी का अमाउंट कितना रहेगा? 10,000 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर. ओके, 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर. तो अगर आपका टैक्स का अमाउंट अगर 50,000 रुपये का है, तो 10 और 50 विच एवर इज हायर 50,000. और अगर 10,000 से कम रहेगा तो 10,000. अभी ऑफेंसेस देखेंगे यहाँ पर. सबसे पहला आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड ऑफेंस, मतलब सेल्स से रिलेटेड ऑफेंस है ये. सबसे पहला इसके अंदर सप्लाईज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस और इश्यूज इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस विथ रिगार्ड्स टू एनी सप्लाई और इश्यूज इनवॉइस विदाउट सप्लाई. देखो ये हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 132 जब बताया था ना, उसमें पेनल्टी था मालूम है. हम लोगों ने गुड्स भेजा लेकिन बिल नहीं बनाया, गुड्स नहीं भेजा पर बिल बनाया, तो दोनों यहाँ पर है. क्योंकि गुड्स अगर आप लोगों ने भेजा है तो बिल के साथ ही भेजना चाहिए था, टैक्स इनवॉइस के साथ. आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, खाली गुड्स भेज दिया. दैट इज कॉल्ड एज सप्लाईज विदाउट इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस. और इश्यूज इनकरेक्ट इनवॉइस, मतलब कि गुड्स भेजा 1 लाख का, इनवॉइस बनाया 10 लाख का, उसको बोलते हैं इनकरेक्ट इनवॉइस. इनवॉइस तो बनाया आपने पर इनकरेक्ट बनाया. और फॉल्स इनवॉइस विथ रिगार्ड टू एनी सप्लाई और इश्यूज इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई विदाउट सप्लाई, मतलब हम लोगों ने सप्लाई किया ही नहीं पर खाली बिल बना के छोड़ दिया, फेक इनवॉइस बोलते हैं ना अपन जिसको. ओके, उसके बाद सेकंड, ट्रांसपोर्ट्स एनी टैक्सेबल गुड्स without cover of documents may be specified in this behalf, that is delivery चालान, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स. मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो पर्सन, अगर ट्रांसपोर्ट्स एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स. अभी फॉर एग्जांपल हम लोग गुड सेल ऑन अप्रूवल पे भेजते हैं, ओके, ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या चाहिए, गवर्नमेंट बोलता है डिलीवरी चालान चाहिए था प्लस ई वे बिल चाहिए था. आपने ना तो डिलीवरी चालान बनाया ना ही ई वे बिल बनाया और ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो वो कौन सा ऑफेंस में आएगा? 122(1)(2. नहीं, सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने एक्चुअली, पर ये 14 वाला ऑफेंस है. मतलब बेसिकली बहुत अलग अलग ऑफेंस है, 21 ऑफेंस है, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ. तो मैंने क्या किया है, जो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है सब लोग को एक साथ ले लिया. तो 122 114 ऑफेंस है. नंबर भी याद नहीं रखना है, नंबर हम लोग नहीं लेंगे, जाने दो इसको. तीसरा,
supplies, transports or stores any goods which are liable for confiscation. मतलब जो गुड्स गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट करना चाहती है वो गुड्स को आपने छुपा के रख लिया या किधर तो स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पर वेयर हाउस वाला जो पर्सन रहेगा ना, वेयर हाउस ऑपरेटर, ओके, उन लोग को यहाँ पर पकड़ सकते हैं, ओके, वेयर हाउस ऑपरेटर को। तो जिसका वेयर हाउस रहेगा वो वेयर हाउस में क्या रख रहा है, गुड्स रख रहा है, कैसे गुड्स रख रहा है, जो कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल थे। उसके बाद disposes of or tampers with any goods that have been detained, seized or attached. मतलब कि जो गुड्स गवर्नमेंट डिटेन करके गई थी सर्च के टाइम पे, डिटेन करना हम लोगों ने सीखा था कंस्ट्रक्टिव सीजर, ओके, मतलब कि मशीन अगर लेके जा नहीं सकते तो वहां पर एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर बना के रख दिया, ओके, कि वहां पर वो सीज हो चुका है ऐसा मानेंगे, मशीन वहीं पर है, ओके, एक लॉक लगा डालते हैं, सील करके लिख डालते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या, यू कैन नॉट टच मशीन, यू कैन नॉट यूज मशीन, पर आपने क्या किया, उसको बेच दिया या फिर टैम्पर किया, मतलब कि मशीन का पार्ट निकाल लिया या फिर कुछ भी ऐसा किया, तो हम लोग क्या मानेंगे, उसको ऑफेंस मानेंगे ये वाले सेक्शन में। सप्रेसेस हिज टर्नओवर लीडिंग टू टैक्स इवेजन, ओके, सप्रेसेस हिज टर्नओवर, टर्नओवर को आप लोगों ने कम दिखाया, सप्रेस करना, टर्नओवर को सप्रेस किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सप्रेसेस हिज टर्नओवर लीडिंग टू टैक्स इवेजन। क्लियर है क्या? बी, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड ऑफेंसेस। देखो ऐसा हेडिंग एक्ट में नहीं है, एक्ट में नॉर्मल ऐसा लिखा हुआ है, अपन ने बाइफर्केशन किया फॉर अंडरस्टैंडिंग। पहला, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ओके, नंबर लेने का था, आपको लेना चाहिए था, आपको टर्नओवर आपका क्रॉस हुआ, या तो आपने आरसीएम का सर्विस लिया पर आप लोग के पास नंबर नहीं है, तो ये ऑफेंस हो गया। सेकंड, इश्यूज इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अदर रजिस्टर्ड पर्सन, अलग ही ऑफेंस है। क्या बोलते हैं, देखो रजिस्टर्ड पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है ना, वो तो सबका पब्लिकली अवेलेबल रहता है, आप पैन डालो नंबर आ जाएगा, या तो दुकान के बाहर बोला ना नंबर लिखने को, जीएसटी नंबर बोला नेम बोर्ड के नीचे लिखने का, और आपको नंबर मालूम पड़ गया, आपने सर्च किया, आपको बिजनेस का नेम मालूम पड़ गया, एड्रेस भी दिखता है, अब तो आपने क्या किया, उसका लेटर बनवा लिया, उस पर इनवॉइसेस बनाने लग गए, चलेगा क्या ऐसा? तो यहाँ पर क्या बोला, इश्यूज इनवॉइस बाय यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर पर्सन, तो ये ऑफेंस है। क्लियर है? आगे, furnishes any false information with regards to registration particulars either at the time of application or subsequently मतलब at the time of amendment, अमेंडमेंट के टाइम गलत डॉक्यूमेंट दिया या तो नंबर लेने के टाइम गलत डॉक्यूमेंट दिया, तो वो भी तो ऑफेंस है। ओके, ये सेक्शन। सी, टैक्स रिलेटेड एंड ऑफिसर्स ड्यूटी रिलेटेड, collects any amount as tax but fails to pay beyond the period of 3 months, याद आ रहा है? ओके, 3 महीने के तक, ओके, ड्यू डेट के बाद 3 महीने तक आपने नहीं भरा, तो वो भी ऑफेंस है। ओके, उसके बाद ये वाला दोनों सेम ही है। क्या बोलता है देखो, टैक्स डिडक्ट करने को भूल गए या कलेक्ट करने को भूल गए, या तो कम टैक्स किया, कम टैक्स डिडक्ट किया, तो कम टैक्स कलेक्ट किया, या तो कलेक्ट तो किया लेकिन पे करना भूल गए। देखो, या तो डिडक्ट ही नहीं किया, डिडक्ट करके पे नहीं किया, ओके, एंड डिडक्ट कम किया, सेम, कलेक्ट ही नहीं किया, कम कलेक्ट किया, एंड कलेक्ट करके पे करना भूल गए, तो ये तीनों ही चीजें क्या है, ऑफेंस है। तो ये टैक्स डिडक्टर के लिए है, ओके, एंड ये टैक्स कलेक्टर के लिए। फोर्थ, obstructs or prevents any officer in discharge of his duties under this act, किसी ऑफिसर को काम करने से रोका अपन ने,
एग्जाम्पल वो सर्च के लिए आया था, हमने बोला इधर कुछ नहीं मिलेगा जाओ, मेरे उसको काम करने से रोका, उसने बोला कि मेरे को अलमारी खोलना है, चेक करने का मेरे को कि आपकी बीवी के पास कितना साड़ी है। हम लोगों ने रोका उसको, चलेगा क्या? उसको क्या मतलब, अपने को क्या पता उसको क्या ढूंढने का। तो जो ढूंढना है ढूंढो उसको। अगर अलमारी खोलने को हमने रोका तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में आएगा। चलो आगे। परचेजेस एंड रिफंड रिलेटेड, ओके, मतलब रिफंड से रिलेटेड है। सबसे पहला, टेक्स और यूटिलाइजेस आईटीसी विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स। ओके, टेक्स और यूटिलाइजेस आईटीसी विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स, मतलब आपको गुड्स मिला ही नहीं और आपने क्या किया, आईटीसी लिया, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। देखो यहाँ पर लिखा नहीं है बट ये पॉइंट डीम्ड है। जो ब्रैकेट बना है ना वो एक्ट में नहीं लिखा, मतलब इधर नहीं लिखा है, 122 में नहीं लिखा है, पर वो डीम्ड है। क्या बोला देखो, बिल टू शिप टू मॉडल इज एन एक्सेप्शन टू अवेलिंग आईटीसी विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स, तो वो चलेगा। पर पहले ये लोगों ने क्या बोला कि गुड्स मिले बिना आईटीसी लिया, बट इन लोगों को यहाँ पर लिखना चाहिए कि एक्सेप्शन बिल टू शिप टू, क्योंकि उधर लिखा है ना, इधर भी लिखना चाहिए। ठीक है? उसके बाद फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्स द रिफंड ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट, मतलब कि आप लोगों ने रिफंड गलत चीज बता के लिया। आपने बोला एक्सपोर्ट किया है, रिफंड दो, एक्चुअली में एक्सपोर्ट किया ही नहीं। ओके, आपको पैसा मिला नहीं है, लेकिन आपने दूसरे किसी रिसीट को इस रिसीट के सामने बता दिया। ओके, तो ऐसे सब केसेस यहाँ पर कवर, समझ में आ रहा है। तीसरा, टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट्स आईटीसी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 20 और रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब कि आप लोगों ने आईटीसी लिया एंड गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब आप लोग को अगर समझो आईजीएसटी का आईटीसी आया है तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए, आईजीएसटी, अपने आईजीएसटी का आईटीसी को सीजीएसटी आईजीएसटी बना के डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इट इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 20। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax, मतलब कि आप लोगों ने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को या तो किसी डॉक्यूमेंट को, ओके, फॉल्सिफाई किया, मतलब कि गलत चीजें सबमिट की, या तो आप लोगों ने डमी अकाउंट्स बनाया। समझो कि ऑफिसर ने पूछा कि इसको 180 दिन में पे नहीं किया, तो आप लोगों ने एक टैली में बैकडेटेड लेजर बना दिया, समझ में आ रहा है, बैकडेटेड लेजर बना दिया और रिसेंट बिल का आउटस्टैंडिंग बता दिया। एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग कौन सा बिल है, जुना जुना बिल आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आपने आउटस्टैंडिंग में कौन सा बता दिया, रिसेंट वाला बिल। ओके, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्सिफाइंग अकाउंट्स, आपने गलत डॉक्यूमेंट दिया। ओके, सप्लायर का इनवॉइस लाने बोला था, आपने खुद नहीं एक्सेल पे बना के दे दिया। ओके, तो ये सब ऑफेंस को हम लोग बोलते हैं फॉल्सिफाइंग अकाउंट्स। क्लियर? टेम्पर्स विथ और डिस्ट्रॉयज एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप लोग कोई मटेरियल डॉक्यूमेंट, मतलब इंपॉर्टेंट एविडेंस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को फाड़ रहे हो या फिर उसको ओवर राइटिंग कर रहे हो या तो उसको चेंज कर रहे हो, तो वो भी ऑफेंस है। समझा पॉइंट? अभी जिधर जिधर ये ग्रे मार्क किया हुआ है ना, ग्रे, वो वापस से पढ़ो एक बार, क्योंकि जिधर ग्रे मार्क किया हुआ है ये वापस से पढ़ना, क्योंकि इसके रिलेटेड एक पॉइंट है, ग्रे वाला के रिलेटेड खाली। क्या क्या? हाँ, उधर पढ़ा था।
नहीं ऐसा नहीं है, सेक्शन पेनल्टी के लिए सेक्शन 74 है एंड 122 का सीरीज है। तो जिधर 74 अप्लाई होता है उधर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सेक्शन 74 में पेनल्टी लग रहा है, 73 में लग रहा है, तो एक्ट में बाकी किधर नहीं लगेगा। हाँ, यस। लेकिन अगर सेक्शन 73 74 में लिखा है स्पेसिफिकली कि वहां पर अगर पेनल्टी लग रहा है तो फिर अगले किसी भी सेक्शंस में नहीं लग सकता। ओके, ये पढ़ा, ग्रे वाला पढ़ा सब लोग। अभी बोला है कि ग्रे वाले ऑफेंसेस में, ओके, ग्रे वाले ऑफेंस में जो पर्सन बेनिफिट को रिटेन कर रहा है, ओके, जो पर्सन क्या कर रहा है, बेनिफिट को रिटेन कर रहा है, या तो जिसके कहने पर ये ट्रांजेक्शन हुआ है उसके ऊपर भी पेनल्टी आएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रे वाला, इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस विच आर मार्क्ड इन ग्रे, उन ऑफेंसेस में द पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट, एग्जाम्पल, अगर समझो मैंने गलत रिफंड लिया, अगर मैंने गलत रिफंड वगैरह लिया या तो गलत आईटीसी लिया, एंड गलत आईटीसी लेकर के मैंने पास ऑन भी कर दिया, ध्यान से सुनना, मैंने गलत आईटीसी लिया और गलत आईटीसी लेके मैंने क्या कर लिया, पास ऑन कर दिया, तो भी बेनिफिट किसके पास है, जिसको मैंने पास ऑन किया उसके पास बेनिफिट पड़ा है। मैंने गलती किया लेकिन उसका बेनिफिट किसको हो गया, सामने वाले को। तो यहाँ पर द पर्सन हु हैज रिटेन द बेनिफिट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो बी लेविएबल टू पेनल्टी ऑफ द इक्विवेलेंट अमाउंट। ओके, उसको भी 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर का पेनल्टी लगेगा। क्लियर है क्या, समझ में आया। अगला ये वाला पूरा पढ़ते एक बार। In case of offences under section 122(1)(a), a person who retains the benefit of above transaction or at instance such transaction is conducted, मतलब कि जिसके बोलने पर ये ट्रांजेक्शन हुआ है, ओके, जिसने गाइडेंस वगैरह दिया, ओके, उस पर्सन के ऊपर भी पेनल्टी लग सकता है। समझ में आया पॉइंट। shall be liable to be penalty of an equivalent amount of tax evaded, okay, shall be liable to penalty of amount of tax evaded और क्रेडिट पास्ड ऑन, ओके, मतलब जितना क्रेडिट वो लोग पास ऑन कर रहे हैं उतने का उन लोग के ऊपर पेनल्टी लग सकता है। द पर्पज ऑफ अबव अमेंडमेंट इज टू पेनलाइज द पर्सन who is ultimate beneficiary of the transaction, okay, and the person at whose direction the fraud transaction has been conducted, okay, जिसके बोलने पर ये सब हुआ है वो। क्लियर है क्या, आगे सेक्शन नंबर 122(2), पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा वो क्या था, टैक्सेबल पर्सन था। ऊपर देखो, हेडिंग देखो, टैक्सेबल पर्सन लिखा था। ओके, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन ये सब करता है और जो पहले सीखा वो एंड अभी वाले में ओवरलैप होता है, तो कौन सा लेंगे हम लोग, ये रजिस्टर्ड वाला। समझ में, रजिस्टर्ड वाला लेंगे। क्लियर है क्या, क्या लिखा देखो, registered person who supplies any goods or services or both on which tax has been not paid, short paid, erroneously refunded or ITC wrongly availed। क्योंकि मतलब हम लोगों ने टैक्स कम पे किया, या तो पे ही नहीं किया, या तो रिफंड ले लिया, या तो आईटीसी गलत लिया या यूज किया फॉर द रीजन अदर देन फ्रॉड, तो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। ओके, 10,000 और टैक्स 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, जो हम लोगों ने सेक्शन 73 में पढ़ा था, मालूम है वो पेनल्टी। 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी लगेगा। एंड अगर फ्रॉड में किया है तो फिर जो अपन ने अभी अभी सीखा 122 का पेनल्टी सेम लगेगा। क्या था 122 का पेनल्टी, 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर, तो ये वाला पेनल्टी है। क्लियर है क्या, समझा।
क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो कुछ डाउट है? समझा? अभी एनालिसिस बताया कि सेक्शन नंबर 122 जो था जनरल प्रोविजन, ओके, वो कब लगेगा एंड ये वाला कब लगेगा? ओके, एज पर सेक्शन 122(1) द पेनल्टी इज फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय टैक्सेबल पर्सन, एंड यहाँ पर बोला है रजिस्टर्ड पर्सन. सेक्शन नंबर 122(2) इज स्पेसिफिकली फॉर रजिस्टर्ड पर्सन. नहीं नहीं, डिपेंड करता है. देखो, अगर मान के चलो कि आपका एडजुडिकेशन हो रहा है सेक्शन 74 में, ओके, तो अभी सेक्शन 74 में अगर हो रहा है तो सेक्शन 74 का पेनल्टी लगेगा, ये 122 का नहीं लगेगा. ओके, लेकिन अगर खाली आपके अगेंस्ट पेनल्टी का प्रोसीडिंग्स है, खाली प्रोसीडिंग्स मतलब कि आपने टैक्स तो सही से भर दिया, ओके, टैक्स पहले शॉर्ट पेड था, आपने खुद से रियलाइज किया और भर दिया, ओके, तो इंटरेस्ट के साथ भरेंगे पर पेनल्टी भरना पड़ेगा, फिर ये वाला सेक्शन का पेनल्टी आ जाएगा. ओके, अगर एडजुडिकेशन हो रहा है आपका सेक्शन 74 में, तो उसमें भी तो यही था 100%. अगर ऑर्डर के बाद 30 दिन के बाद करते तो 100% ही था. ओके, तो ऑफिसर क्या करता है बेसिकली, ये तो पेनल्टी मैक्सिमम अमाउंट से, तो कोशिश वो लोग की भी ये रहती है कि हम लोग सेक्शन 74 में करें, क्योंकि अगर पेनल्टी हम लोग ज़्यादा मांगेंगे तो वो बंदा टैक्स ही नहीं देगा. समझ में आ रहा है? हम लोग अगर उसको बोलेंगे कि 100% पेनल्टी, तो बोलेगा नहीं, टैक्स चोरी मैंने नहीं किया. लेकिन अगर उसको बोलेंगे 10% पेनल्टी, तो बोलेगा हाँ मैंने किया, 10% ले लो, पर मैंने किया, ये लो टैक्स. मतलब ज़्यादा अगर हार्श बनेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा. ओके, इसीलिए ये तो लिखा है इधर, लेकिन एक्चुअल में आप लोग को सेक्शन 74 लगता है, तो सेक्शन 74 का पेनल्टीज लगता है. हाँ, तो ये नहीं लगेगा. सेक्शन 74 या तो 122, सेक्शन 74 के नोटिस पे लिखा रहता है. हाँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा. हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में सेक्शन 74 या 122 दिया रहेगा. हम्म. हाँ, केस स्टडी सेक्शन नहीं मेंशन किया रहेगा, तो लिखा तो रहेगा एटलीस्ट कि शो कॉज नोटिस इशू हुआ है अंडर सेक्शन 74. तो हम लोग को अज्यूम करके चलना है कि सेक्शन 74 के नोटिस में ही पेनल्टी है. हाँ, नहीं लिखा है तो फिर ये है. ओके, सेक्शन 74 में आपसे टैक्स ले रहे हो, ओके, पेनल्टी का ऑर्डर अलग बना रहे हैं, मतलब पेनल्टी ऑर्डर रहता है एक अलग से, एक पेनल्टी ऑर्डर भी बना सकता हो. तो पेनल्टी ऑर्डर अगर बनाएगा अलग से तो फिर ऐसा है, पर नॉर्मली सेक्शन 74 के अंदर ही कवर कर लेते हैं. सेक्शन नंबर 122(2) is specifically for registered person who has not paid tax, short paid, refunded वगैरह. ओके, मतलब वही लिखा हुआ है जो हम लोगों ने डिस्कस किया. उसके बाद सेक्शन नंबर 122(3). अभी यहाँ पर जो सेक्शन है, ये सेक्शन किसके लिए? फॉर एनी पर्सन. देखो, तीनों सेक्शन का अलग अलग एप्लीकेबिलिटी था. पहला वाला टैक्सेबल पर्सन, दूसरा वाला रजिस्टर्ड पर्सन, तीसरा वाला एनी पर्सन. एनी पर्सन मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी पेनल्टी अगर लगा तो इस सेक्शन में लगेगा. अनरजिस्टर्ड को, देखो, अगर अनरजिस्टर्ड होगा बट लायबल होगा तो कौन सा सेक्शन लगेगा? पहला वाला 121, ओके, टैक्सेबल पर्सन. लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है और नॉट लायबल भी, और उसने गलती किया, तो यहाँ पर, तो ऐसा क्या गलती रहेगा? ओके, पॉइंट समझा क्या हो रहा है? देखो, हम लोग अनरजिस्टर्ड है, हम लोग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसा क्या गलती किया रहेगा जो जीएसटी डिपार्टमेंट हम लोगों से पेनल्टी मांग रहे? नहीं, हम लोग अनरजिस्टर्ड है. हाँ, क्योंकि हम लोगों ने उनको गाइड किया, या फिर हम लोग ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर गलत गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया.
ओके, हम लोगों ने स्टोर किया, वेयर हाउस कीपर है हम लोग, जो गुड्स लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है वो छुपा दिया हम लोगों ने हमारे वेयर हाउस में, तो वो सब यहाँ पर कवर्ड है। ओके, एक बार पढ़ते, वो 122(1) ए में जाएगा, 122(1) ए, जैसा ना, इंस्टेंस एट विच सच ट्रांजेक्शन इज डन, किसके कहने पर हुआ है, तो वो उधर, एक बार रीड करते, penalty shall be levied under this section to any person who aids or abates any of the offences mentioned in 122(1), मतलब कि करवाना, ओके, हेल्प करना, उसको बोलते हैं एड्स और अबेट्स, करवाना। ओके, उसके बाद एक्वायर्स पोजेशन ऑफ और इन एनी वे कंसर्न्स हिमसेल्फ in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, purchasing, or in any other manner the goods which are liable for confiscation। मतलब हम लोग ट्रांसपोर्ट किए, छुपाया, कुछ भी किया, ओके, तो भी हम लोग को यहाँ पर पेनल्टी लग सकता है। receives, deals with supply of services which he knows or he has reason to believe that it is in contravention to any provision। ओके, हम लोग सर्विस वगैरह ले रहे, ओके, अभी अपने को मालूम है कि सर्विस मिला नहीं है, देखो आईटी कब मिलता है सर्विस का, सर्विस मिला होना चाहिए, पर अपने को मालूम है कि मिला ही नहीं है सर्विस, पर किसी के बिल के ऊपर हम आईटीसी ले रहे हैं, तो रिसीव सर्विस विच ही नोस इट इज कॉन्ट्रावेंट एज पर प्रोविजंस, फेल्स टू अपीयर इन अ समन। ओके, समन हम लोगों ने पढ़ा था, ऑफिसर बुलाता है, ओके, ऑफिसर बुला रहा है फॉर मीटिंग, ऑफिसर बुला रहा है फॉर अ मीटिंग, ओके, वो हम लोग का स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करता है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग गए नहीं तो यहाँ पर पेनल्टी लगेगा। fails to issue invoice in accordance with the provision or fails to account for invoice in his books of accounts। ओके, आप लोगों ने इनवॉइस इस प्रोविजंस के हिसाब से बनाया नहीं, या तो आप लोग इनवॉइस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ताकि आपका सेल हमेशा 20 लाख से कम रहे, आप लोग इनवॉइस रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। ओके, अपना सेल बढ़ना नहीं चाहिए, इसीलिए आप लोग क्या करते हो, 20 लाख से कम ही रखते हो, तो वो पेनल्टी है। पेनल्टी का अमाउंट नहीं दिया है, पेनल्टी का मैक्सिमम अमाउंट दिया हुआ है 25,000। CGST, SGST 25,000। नहीं, लायबल हुआ, लेकिन लायबल वो खुद थोड़ी बता रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट ढूंढ नहीं पा रही है, नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट आपने दे दिया, आपने गवर्नमेंट को बोला ये लो बैंक स्टेटमेंट, टोटल मारो, 20 लाख के ऊपर आएगा ही नहीं, तो मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ, पर एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा। हाँ, ओके, जिधर रेट पड़ा उधर गया गवर्नमेंट, ओके, उधर आपका बिल दिखा। हाँ, उधर क्यों ऐसा, क्योंकि आप टैक्सेबल पर्सन थे। ओके, आप, हाँ, 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 नहीं, पर ये देखो, बेसिकली ये जो पेनल्टी है वो एक एक पीरियड का है, मतलब कि अगर आपको समझो एक नोटिस दिया, आपका एक 4-5 ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हुआ, उसका नोटिस दिया, तो 4-5 ट्रांजेक्शन का ये पेनल्टी। ओके, अगली बार वापस से आपने किया तो वापस से पेनल्टी, मतलब कि ये साल का 25,000 नहीं है, जितना ऑफेंसेस ढूंढेगा उतना, एक बार में उसने 5 ऑफेंस ढूंढा तो पांचों का मिला के 25,000, देखने के तो ये कम ही है ऐसे, लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो 10% ऑफ टैक्स है, और 10,000 विच एवर इज हायर। ओके, तो 10% ऑफ टैक्स तो कम ही रहेगा, मतलब कि 2.5 लाख का अगर टैक्स का चोरी किया तो 10% 25,000 आता है, और 2.5 लाख का टैक्स मतलब 2.5 डिवाइड बाई 18%, कितना है, कितना आएगा,
हाँ, कॉस्टिंग 78। समझा क्या बोला? बिल्डर ने रिफंड लिया मतलब कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? रिफंड चैप्टर में क्या था? हाँ तो फिर ऊपर 122 वन में जाएगा सबसे पहले वाले पे। हाँ जब भी, क्योंकि ट्रांजेक्शन हुआ तब तो आप टैक्सेबल थे ना। अ- अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड ले रहा है, हाँ तो इधर ही आएगा फिर। हाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन में तो फिर इधर ही आ जाएगा, क्योंकि वहां पर लिखा है ना एड्स और अबेट्स एनी ऑफ द ऑफेंस इन 122(1), मतलब ऊपर वाले ऑफेंस से रिलेटेड हो आप। ऑफेंस क्या किया, लेकिन रिफंड तो आपको बनता था ना। ये आपको ज्यादा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है ना जितना उतना ही मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स आप दोगे उतना ही मिलेगा ना आपको। ओके, डॉक्यूमेंट अगर नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। हाँ, फोर्ज किया डॉक्यूमेंट तो फिर मिल गया आपको रिफंड, तो बाद में आपसे रिकवरी कर लेंगे वो। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर समझो पेनल्टी इसमें स्पेसिफिकली में नहीं दिख रहा अपने को, तो सेक्शन नंबर 125 करके आएगा जिसमें लिखा है जनरल पेनल्टी। ओके, तो जो पेनल्टीज यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है उसके लिए जनरल पेनल्टी, दैट इज 25,000। वो भी 25,000। हाँ हाँ हाँ। ओके, जनरल पेनल्टी इज 25,000 हर जगह पे। सेक्शन नंबर 123 डिस्कस्ड इन रिटर्न्स चैप्टर। ओके, वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न के टाइम पे था बोलो, एक इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके था एक, जिसमें था ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वगैरह को देना पड़ता है। ओके, तो वो सब चीज़ें था। सेक्शन नंबर 124 फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न। ओके, इंफॉर्मेशन रिटर्न के बारे में यहाँ पर आएगा कि पेनल्टी क्या है। ओके, पेनल्टी क्या लगेगा अगर रिटर्न फर्निश नहीं किया। उधर भी हम लोगों ने देखा ही था, लेकिन उधर क्या देखा था हम लोगों ने कि मेन फोकस अपना किधर था, उसमें कौन सी एजेंसी को रिपोर्ट देना होता है। ओके, वहां पे भी एक पेनल्टी का पॉइंट पढ़ाया था। यहाँ पर भी वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट लिखा हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट कितना रहेगा। ओके, विच में एक्सटेंड टू ₹10,000। ओके, एग्जैक्ट कितना रहेगा वो यहाँ पर नहीं बोला, यहाँ पर आगे 100 पर डे बोला हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए बोला है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस मतलब कि आप लोगों ने एक बार नहीं किया, ठीक है, दूसरी बार नहीं किया, तीसरी बार नहीं किया, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो बार बार अगर आप लोग करते हो तो ₹100 पर डे। ओके, मैक्सिमम 25,000। ओके, 10,000 नॉर्मल है इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश नहीं करने का। एंड अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस किया मतलब कि बार बार किया, बार बार करने पर ₹100 पर डे। ओके, मैक्सिमम कितना रहेगा? 25,000। तो सेक्शन नंबर 125 जनरल पेनल्टी 25,000, जो किसी भी एक्ट में मेंशन नहीं है तो 25,000। सेक्शन 126 जनरल डिसिप्लिन फॉर पेनल्टी। जनरल डिसिप्लिन फॉर पेनल्टी मतलब कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि कुछ कुछ पेनल्टीज के लिए, ओके, कुछ कुछ ऑफेंसेस के लिए हम लोग पेनल्टी नहीं लगाएंगे। ओके, कुछ कुछ ऑफेंसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेनल्टी नहीं लगाएंगे। ओके, कौन से ऑफेंसेस सुनो। अगर माइनर ब्रीच रहेगा, माइनर ब्रीच, माइनर ब्रीच मतलब कि छोटा मोटा गलती, छोटा मोटा मतलब ये लोग नंबर में कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, जो ₹5,000 से कम रहेगा, नॉट अप टू, नॉट अप टू। मतलब अगर आपका ऑफेंस में टैक्स का अमाउंट 4,999 है, 4,999 है, तो वो माइनर ब्रीच माना जाएगा। माइनर ब्रीच, माइनर ब्रीच छोटा मोटा गलती, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन 5,000 अगर रहा, 5,000 एग्जैक्ट 5,000 या उसके ऊपर, तो पेनल्टी लग सकता है। समझ में आ पॉइंट?
तो 5000 इज नॉट अ माइनर ब्रीच, देखो ये बोल्ड में लिखा हुआ है 5000 इज नॉट अ माइनर ब्रीच। एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 5000 ही पूछते हैं, एग्जैक्ट 5000 पूछते हैं। वो तो 5000 इज नॉट अ माइनर ब्रीच, मतलब 5000 का रहेगा तो पेनल्टी लगेगा। क्लियर है? नो पेनल्टी शैल बी imposed फॉर माइनर breaches of tax regulations or procedural requirements, and in particular any omission or mistake in documentation which is easily rectifiable and made without intention of fraud or gross negligence। मतलब कि इजीली ठीक कर सकते हैं वैसा मिस्टेक है, होगा तो छोटे मोटे गलती के लिए मत करो ये सब। एग्जाम्पल, इनवॉइस नंबर आप लोगों ने गलत डाल दिया, तो फॉल्सिफाइज इनवॉइस मत बोलो इसको, ठीक कर सकते ना, कर लो। और टैक्स का अमाउंट कितने से कम है? 5000 से कम, मतलब कि 4999 तक है। ओके, देन इट इज माइनर ब्रीच। 5000 एंड अबव इज अ मेजर ब्रीच। 126 हो गया, 127। आज अपन 128 तक ही करेंगे, क्योंकि 129 से कल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है, थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 127, where the officer is of the view that a person liable to penalty and the same is not covered under any proceedings under section 62, 63, 64, 73, 74, 129 and 130, he may issue an order levying such penalty, मतलब penalty order का बात हो रहा है, after giving reasonable opportunity of being heard to such person। मतलब कि अगर समझो आपको सेक्शन नंबर 62, 63, 64, 73, 74 और 129 130 इन सब सेक्शन में अगर कवर नहीं हो रहा है आप, ओके, फिर भी आपके ऊपर पेनल्टी लगाना चाहता हो, तो फिर वो पेनल्टी ऑर्डर बनाएगा, अलग से पेनल्टी ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ओके, सेक्शन नंबर 128, पावर टू वेव ऑफ पेनल्टी। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेव इन पार्ट और फुल एनी पेनल्टी। ओके, वेव कर सकते हैं पेनल्टी को, लेकिन कब कर सकते हैं? फॉर सच क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स एंड सच under such mitigating circumstances as may be specified on recommendation of council। मतलब जीएसटी काउंसिल बोलेगा तो ही ऐसा हो सकता है, ओके, नहीं तो नहीं कर सकते ऐसा। नॉर्मली कब कर सकते हैं? जब भी जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग में बोला कि ये लोगों को आप क्या करो, ओके, पेनल्टी वगैरह मत लगाओ इन लोगों के ऊपर। एग्जाम्पल, ये सेक्शन 47 किसका था? लेट फीस का था। मालूम है एक एमनेस्टी आया था लेट फीस का, जीएसटी में एक एमनेस्टी आया था 2 साल पहले। मतलब कि जिन लोग का भी रिटर्न्स बाकी है जुना जुना, एमनेस्टी मतलब कि टैक्स का बेनिफिट। एमनेस्टी मालूम है? एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? अभी समझो आपका टैक्स डिमांड बन रहा था 1 लाख का, ऑफिसर ने रेज किया, इंटरेस्ट बोल रहा है कि 15,000 भरो, हम लोग भर ही नहीं रहे, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। अभी गवर्नमेंट क्या करता है? एमनेस्टी स्कीम लाता है। एमनेस्टी स्कीम, एमनेस्टी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बोलता है हम लोग आपके इंटरेस्ट को माफ करते हैं, अभी टैक्स भरोगे? आपने बोला हाँ, अभी एमनेस्टी का बेनिफिट लिया। क्योंकि एमनेस्टी में क्या होता है, टैक्स का भी वेवर मिलता है कुछ। अभी वैट जो ना, वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें एक क्लाइंट था मेरा, उसको 1 करोड़ का लायबिलिटी था, 1 करोड़ का वैट लायबिलिटी। एमनेस्टी स्कीम आया इसीलिए 40 लाख भरना पड़ा खाली। हाँ, नहीं नहीं, 40 का टैक्स में भी बेनिफिट हुआ, टैक्स में बेनिफिट, इंटरेस्ट में बेनिफिट, पेनल्टी में बेनिफिट। फुल नहीं होता है वो, एमनेस्टी स्कीम पे डिपेंड करता है। ओके, 85% इंटरेस्ट वेव ऑफ हुआ था उस एमनेस्टी में, एंड टैक्स का 40% या 50% वेव ऑफ हुआ था, एंड पेनल्टी का 95% वेव ऑफ हुआ था। समझ में आ पॉइंट? वो भी 6 साल जुना लायबिलिटी के लिए इतना वेवर। एक्चुअली अमनेस्टी स्कीम जो है वो जेन्यून टैक्स पेयर को ऐसा लगता है कि हम लोग क्यों भर रहे फिर,
ऐसा फिक्स नहीं रहता, जब भी गवर्नमेंट को लगा तब आता। तो जीएसटी काउंसिल ने क्या रिकमेंड किया कि अगर आप इंटरेस्ट का वेवर दोगे बाकी लोग को, तो जितना इंटरेस्ट आपको जेन्यून लोगों ने भर दिया है उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वापस दो। इट शुड बी पार ना, मतलब चोरी करने पर अगर आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, बोलते कि पेनल्टी नहीं, तुम कम पेनल्टी भरो। ओके, जो दिल से पेनल्टी भर चुका है गलती का, उसके लिए तो तकलीफ हो गया ना। ओके, वो क्या बोलेगा कि मैं तो इतना भर चुका पेनल्टी वगैरह। और बेनिफिट किसको दे रहे हो? जिसने आपसे छुपाया। ओके, तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड क्या किया कि अगर आप एमनेस्टी दे रहे हो, तो जिन लोगों ने सही से टैक्स भरा है उनको भी पैसा वापस करना। इसीलिए गवर्नमेंट एमनेस्टी ला ही नहीं रहा अभी। नहीं तो उसको अगर हम लोग को नहीं देना है तो बाकी लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा होता है। तो यहाँ पर पेनल्टी वेव ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना।